एक 38 ईयर ओल्ड मेल आपके पास ओपीडी में आता है। कंप्लेन क्या है? बुखार है, थका थका लगता है, वजन गिर रहा है। कितने दिनों से है मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, ना मरीज ने आपको बताया है। बस अपन केस सिनेरियो समझ रहे हैं कि मरीज ओपीडी में आके ये बोल रहा है। कोई ऑब्वियस इन्फेक्शन का फोकस तो नहीं दिख रहा है, पर जैसे फीवर, फटीग, वेट लॉस देखते हैं, 38 साल की उम्र, सबसे पहली चीज क्या सोचोगे? तो इन्फेक्शन में भी सबसे पहला क्या सोचोगे? कहीं इस मरीज को टीबी वगैरह तो नहीं हो गया, क्योंकि वेट लॉस, फीवर, नाइट राइजिंग ऑफ टेम्परेचर भले अभी नहीं देखा टेक्स्ट बुक के हिसाब से, पर तब भी मोटा मोटा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो वायरल फीवर हो सकता है, टीबी हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन। मेलिग्नेंसी तो क्या ही सोचेंगे अपन, अभी पहली पहली बार में आदमी आया और कैंसर बोल दोगे क्या उसको? ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ में भैया और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, पर जस्ट फॉर केस सिनेरियो मैंने अभी तक इतनी ही चीजें रखी हैं। अब अपन देखते हैं कि आगे कैसी चीजें अनफर्ल होती हैं। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग में क्या मैटर करता है? जब भी फीवर का मरीज आए, क्या क्या पूछोगे कि ड्यूरेशन ऑफ फीवर कितना है। भले उसने नहीं बताया आपको, कोई ड्रग की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि ड्रग के कारण भी फीवर होता है, ये आपको 10 बार बता चुके हैं हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम में। ट्रैवल या कोई इन्फेक्शन का एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, कहीं घूमने तो नहीं चले गया, बहुत सारे मच्छर वच्छर तो नहीं थे वहां पर। वेट लॉस तो है मरीज को, वेट लॉस के साथ साथ में कहीं हड्डी बुखार तो नहीं है, हड्डी में दर्द तो नहीं हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव तो नहीं है, कहीं ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। ये सारी चीजें पूछना इंपॉर्टेंट है, और फिर इससे आप अपने डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हो। पर जब भी मरीज आपके पास फीवर के लिए आता है, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन आप जो अपने पर्चे पर लिखते हैं मरीज के, वो है सीबीसी। अब सीबीसी ऐसे केसेस में जरूरी क्यों है, ये बता के चले जाता हूं मैं आपको। आप सबको पता है कि ये फास्टेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है मरीज को, और अपने को डायरेक्शन देता है कि भैया आपको क्या करवाना है। आपने इस मरीज में थोड़ी सस्ती जांच करवा ली, सीबीसी अगर कुछ नहीं करवाना, सीबीसी तो करवा ही लोगे मरीज का, तो सीबीसी करवा लिया। अब सीबीसी में क्या आया? सीबीसी में मरीज का आया कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, जो टीएलसी काउंट है मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वो बढ़ा हुआ है, और प्लेटलेट जो है वो बॉर्डरलाइन लो है। हीमोग्लोबिन कम, टीएलसी बढ़ा हुआ और प्लेटलेट बॉर्डरलाइन लो, ये आपको पता रखना है। अब इंपॉर्टेंटली सीबीसी में जीपीस को क्या क्या पता रखना है, जनरल प्रैक्टिशनर्स क्या क्या पता रख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर होते हैं। बहुत सारे 15-20 पैरामीटर हैं, पर आपको आपकी ओपीडी में क्या देखना है जल्दी केस डायग्नोज करने के लिए? हीमोग्लोबिन देखो, टीएलसी देखो और प्लेटलेट देखो। 2 आरडीडब्ल्यू भी देखना होता है, एमसीवी एमसीएससी भी देखना होता है, पर मैं आपको जस्ट फॉर केस सिनेरियो बता दे रहा हूं कि आपको ये मेजर चीजों पे फोकस करना है। हीमोग्लोबिन क्या दिखाता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, टीएलसी क्या दिखाता है कहीं इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और प्लेटलेट्स क्या दिखाते हैं कि बोन मैरो में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, या ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इस केस के साथ साथ मैं पैरेलली आपको हॉरिजॉन्टल टीचिंग के थ्रू आपको मैं टीच कर जाता हूं, आपको पढ़ा जाता हूं भैया कि सीबीसी कैसे देखना होता है आपको आपकी ओपीडी में। चलो, हीमोग्लोबिन प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? अगर हीमोग्लोबिन और एमसीवी दोनों कम है तो मोस्ट लाइकली इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन कम है और एमसीवी बढ़ा हुआ है तो इट इज B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी। इफ देयर इज सडन लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर पुरानी रिपोर्ट 5 दिन की दे रखी है, मान लो हीमोग्लोबिन की, कोई हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है आपके पास, उसकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल था और एकदम सडन ड्रॉप हुआ है, तो व्हाट यू हैव टू थिंक इन सडन ड्रॉप ऑफ हीमोग्लोबिन लॉस, सडन ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन, यू हैव टू थिंक अबाउट या तो इस मरीज को ब्लीडिंग हो रही है या तो हीमोलिसिस हो रखा है। ये आपको याद रखना है। अब मैंने बताया हीमोग्लोबिन कम, एमसीवी कम मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आप चीजें बता रखो भैया कि हीमोग्लोबिन के अलावा भी और क्या क्या चीजें आपको देखना है वो भी याद रखकर चले जाओ। आपको एमसीवी देखना है, अगर एमसीवी 80 से कम है और हीमोग्लोबिन भी कम है तो ये क्या है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। कौन कौन से कॉजेस होते हैं अपने कंट्री में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता रखोगे भैया? आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद कहीं क्रॉनिक ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है। अब ये क्रॉनिक ब्लड लॉस किसके कारण हो सकता है? जीआई में कोई प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हो रहा है, वो भी चेक करना है। इसलिए 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 क्रॉनिक ब्लड लॉस फीमेल में तो मेंस्ट्रुअल से कारण भी हो सकता है, पर जीआई में इंपॉर्टेंटली ऑलवेज चेक स्टूल। अगर कोई भी आपके पास एडल्ट माइक्रोसाइटिक एनीमिया का आ रहा है, ऑफ कोर्स आयरन डेफिशिएंसी तो होना ही होना है उस मरीज में अगर प्रॉब्लम है तो, पर एक और चीज याद रखना, आज से सीख कर चले जाओ क्या कि स्टूल ऑकल्ट ब्लड देखना है एडल्ट में। ऑलवेज चेक फॉर स्टूल ऑकल्ट ब्लड कि कहीं उसको लेटरिन के रास्ते खून तो नहीं आ रहा है, यह आपको आपके मरीज में देखना है और
याद रखना है। ऐसे ही एमसीवी अगर 100 से ज़्यादा हो तो वो क्या है, मैक्रोसिटिक अनीमिया है। हीमोग्लोबिन कन एमसीवी ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा, क्या सोचोगे, तो B12 डिफिशियंसी, फॉलेट की डिफिशियंसी सोचोगे। उसके अलावा आप सबको पता है B12 फॉलेट की डिफिशियंसी तो याद रखना है। उसके अलावा और क्या देखोगे भैया, तो मरीज से 2 इंपॉर्टेंट ड्रग की हिस्ट्री पूछो। कई मरीज लॉन्ग टर्म से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे तो नहीं है। आपने देखा होगा, न जाने कितने पेशेंट्स आप भी देखते होंगे ओपीडी में कि बाहर मेडिकल से खरीद के एसिडिटी की गोली लंबे लंबे समय तक मरीज खाते रहते हैं। तो वो वाले लोग अल्टीमेटली आपको एमसीवी मोर देन 100 वाली वैल्यू में मिल सकते हैं, मतलब उस पेशेंट में मैक्रोसिटिक अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही अपना जो कंट्री है वो डायबिटिक कैपिटल है भैया, तो डायबिटीज में सबसे अच्छी गोली कौन सी, मेटफॉर्मिन। तो इंपॉर्टेंटली मेटफॉर्मिन भी अगर लंबे समय तक लिया जाए तो उससे भी मैक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है। तो आपको मरीज से ड्रग हिस्ट्री भी लेना है। साथ साथ में एक और चीज से अपन जूझ रहे होते हैं, अपने यहाँ अधिकतर लोग शराब पीते हैं, तो अल्कोहल की हिस्ट्री या कोई और लिवर डिजीज की हिस्ट्री भी आपको आपके मरीज से लेना है। उसके बाद भैया आपको मैंने बताया एमसीवी लेस देन 80 है तो क्या सोचो, एमसीवी मोर देन 100 है तो क्या सोचो। अब एमसीवी 80 और 100 के बीच में है तो क्या सोचोगे। अगर एमसीवी 100 और 80 और 100 के बीच में है मतलब ये नॉर्मोसाइटिक अनीमिया है, मतलब एमसीवी बराबर मतलब नॉर्मोसिटिक, अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम, तो हीमोग्लोबिन कम पर एमसीवी 80 टू 100 के बीच क्या क्या चीजें सोचोगे। क्रॉनिक डिजीज मतलब अनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन सोचोगे। किडनी डिजीज के बारे में सोच सकते हो उस मरीज में अगर इरिथ्रोपोइटिन कम हुआ तो, और अर्ली बोन मैरो डिजीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो याद रखना है एमसीवी 80 टू 100 के बीच में तो अनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन या अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पर्ल 2 टॉपिक से थोड़ा सा अलग है पर मैं आपको देकर चले जाता हूं, याद रखना है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना अच्छा लगा। क्या इंपॉर्टेंट पर्ल है भैया कि आप किस वैल्यू को देखकर कंफर्म कर देंगे, आपने मरीज का हीमोग्लोबिन देखा, एमसीवी भी देख लिया, उसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि इस मरीज को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है कि अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, तो आयरन प्रोफाइल में कौन सी चीज देखोगे जिससे कंफर्म हो जाएगा कि इस मरीज को अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है। तो क्या देखना है, तो फेरिटिन देखना है। अगर फेरिटिन बढ़ा हुआ है तो इट इज अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, और अगर फेरिटिन कम है और आयरन कम है तो इट इज व्हाट, इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आप सबको पता है, याद रखना है। तो मैंने आपको एमसीवी लेस देन 80 में क्या बताया, आयरन डेफिशिएंसी सोचोगे, लेटरिन के रास्ते खून तो नहीं निकल रहा है वो सोचोगे। एमसीवी मोर देन 100 हुआ तो क्या सोचोगे भैया, मोर देन 100 हुआ तो सोचोगे कोई ड्रग की हिस्ट्री तो नहीं है, मेटफॉर्मिन पीपीआई तो नहीं ले रहा है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, अल्कोहल या लिवर डिजीज की हिस्ट्री सोचोगे। और एमसीवी 80 टू 100 के बीच में है तो क्या सोचोगे, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के बारे में सोचोगे, कोई किडनी डिजीज के बारे में सोच सकते हो, और अर्ली मैरो डिसऑर्डर्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अब ये तो बात रही आपके हीमोग्लोबिन की, पर आपने एक और चीज देखी, हीमोग्लोबिन के साथ क्या देखा, टीएलसी बढ़ा हुआ था अपने केस में। जब भी टीएलसी बढ़ा हुआ आता है तो हमेशा ये मत मान लेना कि हमेशा इन्फेक्शन ही होगा यार, टीएलसी हमेशा इन्फेक्शन नहीं दिखाता है आपको, टीएलसी आपको बहुत सारी चीजें दिखाता है। तो टीएलसी हाई इज नॉट ऑलवेज इन्फेक्शन, दिस इज द टैगलाइन फॉर दिस लेक्चर जो आपको लेकर जाना है। यूजुअली टीएलसी बढ़ा हुआ होता है तो उसमें भी देखना पड़ता है कौन सी चीज बढ़ी है। अगर न्यूट्रोफिलिया है तो न्यूट्रोफिलिया मोस्ट लाइकली, मोस्ट कॉमनली इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्टेरॉइड यूज भी टीएलसी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। मैंने अपनी ओपीडी में लोगों को लंबे लंबे समय तक प्रॉपर इंडिकेशन के लिए, एफडी अप्रूव्ड इंडिकेशन के लिए स्टेरॉइड अगर दिया है तो उस केस में भी टीएलसी बढ़ा हुआ देखा है, तो आपको याद रखना है। फिर एक स्ट्रेस ल्यूकोसाइटोसिस नाम की भी चीज होती है, मतलब पोस्ट एमआई मरीज अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का है तो पोस्ट एमआई या पोस्ट ट्रॉमा या सीजर, इन केस में भी आपको स्ट्रेस ल्यूकोसाइटोसिस देखने मिल सकता है। तो ये भी आपको आपके दिमाग में बैठाना है। न्यूट्रोफिलिया मतलब मोस्ट लाइकली इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऐसे ही लिम्फोसाइटोसिस मोस्ट कॉमनली इट इज वायरल इन्फेक्शन। हर बार ऐसा नहीं है, मोटा मोटा बात कर रहा हूं मैं। टीबी कैन बी पॉसिबिलिटी स्पेशली विद हाई लिम्फोसाइट्स, तो याद रखना बाकी के सारे बैक्टीरिया यूजुअली न्यूट्रोफिलिया करवाते हैं, लिम्फोसाइटोसिस वायरस में दिखता है। पर एक और चीज वायरस के साथ साथ एक चीज याद रखना है, वो है टीबी। टीबी कैन कॉज लिम्फोसाइटोसिस, ये आपको पता रखना है। उसके बाद अगर एल्डरली मरीज है, एक और इंपॉर्टेंट पर्ल देकर जा रहा हूं मैं यहां पर, एल्डरली मरीज उसका टीएलसी बढ़ा हुआ, उसको लंबे समय से टीएलसी बढ़े में भी क्या है, लिम्फोसाइटोसिस है, और वो जो एल्डरली पेशेंट है उसका ये जो टीएलसी है, ये जो लिम्फोसाइटोसिस है वो बहुत लंबे समय से बना हुआ है और अनएक्सप्लेन्ड है, कोई इन्फेक्शन वाला कॉज नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो एक
चीज़ जो अपने दिमाग में रखना है वो है CLL, मतलब क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये आप सबको पता होना चाहिए। तो ये पर्ल भी मैंने आपको यहाँ से दे दी। आपने न्यूट्रोफिल देखे, लिम्फोसाइट देखे। न्यूट्रोफिल में देखा कि मोटा मोटा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज्यादा होता है, लिम्फोसाइटोसिस किस में बढ़ता है, तो मोटा मोटा भैया ये वायरल इन्फेक्शन में ज्यादा बढ़ता है, टीबी में भी बढ़ सकता है। अब एक और चीज होती है आपके टीएलसी में, टीएलसी और डीएलसी में, वो है इओजिनोफिल। तो इओजिनोफिलिया किस में मिलता है, इंडिया में क्या सोचोगे, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन को रूल आउट करना जरूरी और जरूरी है। ऐसे ही एक और चीज, एक और अगर हिस्ट्री में मरीज ने बोला है कि उसकी ड्रग हिस्ट्री है, तो और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है शरीर में, कहीं वो ड्रग के कारण तो नहीं है, तो उसके लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, तो एब्सोल्यूट इओजिनोफिल काउंट या इओजिनोफिलिया चेक कर सकते हो। तो ड्रग रिएक्शन में भी आपको इओजिनोफिलिया देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स एलर्जी या एज्मा वाली कंडीशन में तो आपको इओजिनोफिल देखने मिलेगा ही मिलेगा। पैरासाइट के बारे में आपको बता था। पर अगर आप ड्रग, कोई सी भी चमड़ी की प्रॉब्लम भी आ रही है, मान लीजिए आपके पास, आप एक्जेंथिम ही देखना चाह रहे हैं बॉडी में, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, एक पर्ल देकर चले जाता हूं, चलो लेक्चर पढ़ा ही रहे हैं अपन, तो आपको मैक्युलोपेपुलर एक्जेंथिम के साथ बच्चे भी आते होंगे, एडल्ट भी आते होंगे। 2 बच्चे आजकल ज्यादा आ रहे होंगे आपके पास कि बच्चे को मैक्युलोपेपुलर एक्जेंथिम है, मतलब मैक्युलर पेप्यूल है और वो ब्लांचेबल है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ये वायरस के कारण है कि ड्रग के कारण है। तो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, जो वायरस वाला मैक्युलोपेपुलर एक्जेंथिम है उसमें फीवर ज्यादा होता है और जो ड्रग वाला है उसमें फीवर कम होता है। साथ साथ में जो वायरस वाला मैक्युलोपेपुलर एक्जेंथिम होता है उसका जो प्रोग्रेशन होता है वो सिफेलोकॉडल होता है, ये आपको याद रखना है। आपको पेरेंट्स हिस्ट्री देंगे कि बच्चे को पहले सिर चेहरे पर हुआ, फिर वो फैलता फैलता नीचे की तरफ आया। ड्रग वाला कहीं भी रैंडमली आ सकता है। पर अगर हिस्ट्री से नहीं समझ में आ रहा है और एक इन्वेस्टिगेशन कोई करवाना है आपको टू डिफरेंशिएट कि ये वायरल एक्जेंथिम है कि ड्रग एक्जेंथिम है, तो क्या करवाओगे, इओजिनोफिल काउंट करवाओगे। और इओजिनोफिलिया आ गया, एब्सोल्यूट इओजिनोफिल काउंट बड़े आ गए, तो ये किसके कारण था, ये ड्रग के कारण था। भले आप हिस्ट्री से कोलैबोरेट नहीं कर पाए, पर ये इन्वेस्टिगेशन आपको बता देगी। ये डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, 2 ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक देना होगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टेरॉइड देना पड़ेंगे मरीज को। पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो मैक्युलोपेपुलर एक्जेंथिम ड्रग के कारण हुआ है भैया, तो उस केस में आपको ड्रग को रोकना पड़ेगा यार, तभी तो काम होगा। वरना आपने उसको वायरल एक्जेंथिम माना और ड्रग, जो कल्पित ड्रग उसको चलाते रहे, तो क्या उसका फीवर रिजॉल्व होगा, या क्या उसकी मैक्युलोपेपुलर एक्जेंथिम रिकॉल होगी या सही होगी, नहीं होगी। इसलिए ड्रग एक्जेंथिम, वायरल एक्जेंथिम को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इओजिनोफिल। चलो वापस लेक्चर पे आ जाओ, वापस अपना सीबीसी पे आ जाओ। न्यूट्रोफिल देखा, लिम्फोसाइट देखा, अब अपन ने देख लिया इओजिनोफिलिया। अगर आपके पास मरीज हाई टीएलसी के साथ आता है, अगर उसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ज्यादा है, तो इट इज अ रेड फ्लैग फॉर यू। क्या क्या सोचना है भैया, टीएलसी मोर देन 50,000, ऑलवेज थिंक ऑफ ल्यूकेमिया अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अनदर टैगलाइन फ्रॉम दिस लेक्चर, आपको मैंने बताया हाई टीएलसी इज नॉट ऑलवेज इन्फेक्शन। एक और टैगलाइन में देकर जा रहा हूं, अगर टीएलसी 50,000 से ऊपर है, डब्ल्यूबीसी 50,000 से ऊपर है, तो जब तक आप नहीं प्रूव कर दें कि ये ल्यूकेमिया नहीं है, तब तक आपको ल्यूकेमिया के बारे में ही सोचना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे मरीजों में, आपको ऐसे मरीजों में ब्लास्ट सेल्स देखना है स्मीयर में, और अगर उसमें दिख गए तो उस मरीज को अर्जेंटली रेफर करना है। साथ साथ में ऐसे ही अगर अनीमिया वाला पेशेंट है, उसको बोन पेन हो रहा है, तब भी आपको मैरो डिजीज के बारे में सोचना है, बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, और ऐसे मरीज को भी आपको रेफर करना है। तो टीएलसी से आपको ये याद रखना है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन से चालू किया था, हीमोग्लोबिन कम था तो उसमें मैंने बताया एमसीवी देखो, एमसीवी कम है कि ज्यादा है कि नॉर्मोसिटिक है। फिर अपन ने टीएलसी में देखा, टीएलसी में अपन ने देखा कि न्यूट्रोफिल है कि लिम्फोसाइट है कि इओजिनोफिल है। अब अपन आ जाते हैं अल्टीमेटली प्लेटलेट्स पे। अगर प्लेटलेट्स कम है तो क्या क्या चीजें सोचोगे, मोस्ट कॉमन कॉज अपने इंडिया में प्लेटलेट कम होता है। सब डॉक्टरों क्या सोचते हैं, सब लोग क्या सोचते हैं कि इस मरीज को डेंगू तो नहीं है, डेंगू कुछ भी बोलो वो तो नहीं है। और क्या क्या सोच सकते हो, प्लेटलेट कम किस में होता है, तो सेप्सिस या मेरो फेलियर में भी आपको प्लेटलेट कम देखने मिल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया इओजिनोफिल बढ़ते हैं किस चीज में, ड्रग के कारण, ऐसे ही प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं किसी ड्रग के कारण। और वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं भैया, अगर मरीज कीमोथेरेपी ले रहा है किसी कैंसर की, एंटीबायोटिक्स पर है उसके कारण हो सकता है, या हिपैरिन ले रहा है उसके कारण प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो डेंगू के अलावा प्लेटलेट्स कम होने के सारे कारण आपको रूल आउट करना है। सेप्सिस लोग इनिशियली मिस कर जाते हैं भैया, बस जैसे ही प्लेटलेट कम देखते हैं डब्ल्यूबीसी पे ज्यादा नजर घुमाते नहीं है और सीधा उसको डेंगू के लिए ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर आती नहीं है NH1 वाली और सारी चीजें आपको। तो इसलिए याद रखना है कि सेप्सिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लो प्लेटलेट्स इन योर ओपीडी। याद रखना आज से, जैसे ही लो प्लेटलेट्स के कॉजेज देखे, ऐसे ही हाई प्लेटलेट्स किस में देखने मिलते हैं आपको। अगर
किसी भी कारणवश इन्फ्लामेशन हो रहा है, रिएक्टिव इन्फ्लामेशन, तो रिएक्टिव इन्फ्लामेशन के केस में आपको प्लेटलेट्स बढ़े हुए देखने मिलेंगे। ऐसे ही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले केस में भी आपको रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने मिलेगा और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में भी आपको प्लेटलेट बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो रिएक्टिव इन्फ्लामेशन या रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में आपको प्लेटलेट्स देखने मिल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आज बता के चले जाता हूं मैं आपको, सीबीसी के साथ आप एक और चीज कंबाइन करते हैं अपनी ओपीडी में, वो है ईएसआर। तो ईएसआर का क्या पता रखोगे भैया, आपको ईएसआर का आपको पता रखना है भैया कि अगर ईएसआर जो है वो नॉर्मल है तो आपको क्या क्या सोचना है, या हाई ईएसआर प्लस अनीमिया है तो क्या क्या सोचोगे। इतना पता रखो, अगर मरीज को अनीमिया है और उसका ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उस केस में 4 इंपॉर्टेंट चीज सोचना भैया, केवल और केवल 4 चीज बता रहा हूं। थिंक ऑफ टीबी, थिंक ऑफ एनी ऑटो इम्यून डिजीज, थिंक कोई लंबे समय से कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, और यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट मेलिग्नेंसी। अब इन दोनों को भी कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो मरीज का क्या करवा लेना, सीआरपी करवा लेना। कभी और कभी बात करेंगे ईएसआर और सीआरपी की। अगर मरीज का जो ईएसआर है वो नॉर्मल है तो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के में अगर टीबी है तो उसके कारण भी ऐसा नॉर्मल आ सकता है, पर आपको अपनी डायग्नोसिस वापस रीअसेस करना पड़ेगी एनीमिया वाली, या कोई अर्ली बीमारी सोचना पड़ेगी। पर मोटा मोटा आपको पता रखना है हाई ईएसआर प्लस एनीमिया, थिंक ऑफ दिस 4 चीज। आज से ओपीडी में चिपका लो अपने पर्चे पर, ये 4 चीज सोचना है अगर एनीमिया है और ईएसआर बढ़ा हुआ है तो। उसके अलावा क्या सोचोगे, अपने केस पर आ जाओ। अपने केस पे मैंने बताया था हीमोग्लोबिन कम है, टीएलसी बढ़ा हुआ है और प्लेटलेट कम है। अब बता देता हूं मैं, जो हीमोग्लोबिन है वो 8 ग्राम है, जो WBC है वो 75,000 है, और प्लेटलेट जो है वो थोड़े से कम है। कितने कम है वो छोड़ दो, प्लेटलेट थोड़े से कम है, पर ये देखो 75,000 TLC। जैसे ही 75,000 TLC आया, मैंने बताया था जैसे ही WBC 50,000 से ऊपर हो जाए, ऑलवेज थिंक अबाउट ल्यूकेमिया अनलेस अनटिल प्रूवन अदरवाइज। तो डायग्नोस अपनी डायरेक्शन को कैसे चेंज किया केस ने। आप जो केस को नॉर्मल फीवर समझ रहे थे, बैक्टीरिया इन्फेक्शन समझ रहे थे, जो अपन सबसे पहले मैंने बोला कि मेलिग्नेंसी तो कहाँ हो जाएगी अभी, वो अल्टीमेटली कहीं मेलिग्नेंसी तो नहीं निकल के आ जाए। तो अपन जो सोच रहे थे इन्फेक्शन है, सीबीसी की इंटरप्रिटेशन ने उस इन्फेक्शन को अपने को हेमाटोलॉजिकल कॉज की तरफ घुसा दिया। अब इस केस में आपने तुरंत पेरिफेरल स्मीयर ऑर्डर किया, जैसे ही पेरिफेरल स्मीयर ऑर्डर किया आपने उसमें ब्लास्ट सेल दिख गए, और जैसे ब्लास्ट सेल दिख गए तो आप सबको पता है क्या है, ये ल्यूकेमिया है, और आपने इस मरीज को अर्जेंटली रेफर कर दिया। तो अल्टीमेटली अपना क्या केस निकल के आया भैया, अक्यूट ल्यूकेमिया निकल के आया। बट सीबीसी ने अपने को बचा लिया। अपन जो फालतू चीजें सोच रहे थे कि ये हो सकता है, तो सोचना वैसे ही है आपको, पर ये कोराबोरेशन है सीबीसी का कि सीबीसी की रिपोर्ट ने आपको बचा लिया कि हाँ भैया कैसे इस चीज को समझा जा सकता है। ये तो नॉर्मल सीबीसी का एक केस के थ्रू इंटरप्रिटेशन है। ऐसे ही मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं बेसिक इन्वेस्टिगेशन कोर्स की, जिसमें हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम ने क्या किया है, हम इस टीम ने पूरे जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, सारी चीजों को कंपाइल करके क्लिनिकली कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन कोर्स बनाया है। जाकर देखना है नीचे, उसकी मैं लिंक डाल दे रहा हूं। अब इस केस पे अगर आपको याद जा रखना है तो कॉमन जनरल प्रैक्टिशनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो डिफरेंशियल काउंट हमेशा इग्नोर करते हैं। तो ऑलवेज लुक फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब डीएलसी कि न्यूट्रोफिल है कि लिम्फोसाइट है कि इओसिनोफिल्स है। उसके अलावा हमेशा लोग कोशिश करते हैं कि नंबर को ट्रीट करें, मरीज को ट्रीट नहीं करें। पर मैंने आपको बताया हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा बार बार बताता हूं मैं, इसलिए ऑलवेज कोरिलेट क्लिनिकली। और एंटीबायोटिक्स को बार बार बदलने से सीबीसी सही नहीं हो जाता भैया। आपको इंपॉर्टेंटली मरीज का कॉज पता रखना पड़ेगा और फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप अपनी ओपीडी में करते होंगे शायद, पर इस लेक्चर के बाद आपके ध्यान खुल गए हैं। और लेक्चर के नीचे मैं इन्वेस्टिगेशन का कोर्स दे रहा हूं जिसको आपको जाकर देखना है, तो आप कभी भी ये गलतियां नहीं करेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया, जैसे ही आपके पास ऐसा मरीज आए हीमोग्लोबिन लेस देन 7, टीएलसी मोर देन 50,000 और प्लेटलेट लेस देन 50,000, अगर ये 3 में से कोई सा भी एक सिनेरियो आ जाए तो इंपॉर्टेंटली आपको इस मरीज को सोचना है कि शायद कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, और आप इस मरीज को इमीडिएटली रेफर कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं हैं। अगर आपके पास प्रॉपर सुविधाएं हैं तो आप भी ट्रीट करो। पर एक मेजर रेड फ्लैग समरी मैंने आपको दे दी कि भैया हीमोग्लोबिन 7 से कम है, टीएलसी 50,000 से ज्यादा है, तब तो आप कुछ ही नहीं कर सकते, और प्लेटलेट 50,000 से कम है तो अगर डेंगी वेंगी वाला कॉज है तो वो तो ट्रीट करेंगे ही करेंगे अपन। पर अगर उसको मेलिग्नेंसी कारण अगर हो रहा है तब अपन
कुछ नहीं करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता के चले जा रहा हूं मैं, सीबीसी कब रिपीट करवाना होती है, बहुत बड़ा सवाल है ये, कब रिपीट करवाना होती है सीबीसी? अगर फीवर जो है आपका वो परसिस्टेंट है बियॉन्ड 3 to 5 डेज, तब आपको वापस सीबीसी करवानी पड़ेगी। हमारे केसेस में मिथोट्रेक्सेट देते हैं तो उस केस में आपको ड्रग मॉनिटरिंग के लिए भी सीबीसी को रिपीट करवाना पड़ेगा। कीमोथेरेपी पर मरीज है तब भी आपको सीबीसी रिपीट करवाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर अनएक्सप्लेन्ड फटीग है और मरीज क्लिनिकली डिटोरिएट हो रहा है, उस केस में भी आपको सीबीसी रिपीट करवाना पड़ेगा। तो व्हेन टू रिपीट सीबीसी, अपने ही केस में बात करें अपन या नॉर्मल केसेस में बात करें तो ये आपको सिनेरियो याद रखना है। उसके अलावा अगर कुछ नहीं समझ में आया इस लेक्चर से तो केवल और केवल ये स्लाइड याद कर लेना, थोड़ा साइड में हट के ही पढ़ा रहा हूं मैं, ये स्लाइड आपको पता होनी चाहिए। 5 सीबीसी पर्ल्स हैं आपकी ओपीडी के लिए। अगर आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, हमेशा पैटर्न देखो, सिंगल वैल्यू मत चेक करो। कभी भी ऐसा मत देखो कि टीएलसी देखो, कि प्लेटलेट देखो, कि हीमोग्लोबिन देखो, हमेशा पैटर्न देखो, हमेशा एमसीवी एमसीएससी देखो, केवल और केवल एक चीज मत देखो। उसके साथ साथ में नंबर को ट्रीट मत करो, सिर्फ क्लिनिकली भी कोरिलेट करो कि नंबर कुछ और बता रहे हैं, क्लिनिकली मरीज कुछ और है, आपने कुछ और सोच लिया, एक का था आपने बिल्सा सोच लिया, ऐसा नहीं करना है, दोनों चीजों को कंपेयर करना है। उसके बाद प्रीवियस रिपोर्ट्स अगर हैं तो प्रीवियस रिपोर्ट्स को भी कंपेयर करना है, क्योंकि ट्रेंडिंग जो होती है सीबीसी की वो मैटर करती है। अगर सडन आपके पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, आपके पास पेशेंट एडमिट है और वो एडमिटेड पेशेंट एकदम से उसका सीबीसी कम हो गया, तो शायद इस मरीज को हिमोलिसिस तो नहीं हो रहा है, ये आपको सोचना है। उसके बाद टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के साथ साथ में डीएलसी देखो, क्योंकि डीएलसी में पता चल जाता है कि न्यूट्रोफिल बढ़ा तो क्या, लिम्फोसाइट बढ़ा तो क्या, यूजिनोफिल बढ़ा तो क्या, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीसी है वो स्क्रीनिंग टूल है, ये आपको डायरेक्ट करता है कि आपको अगली चीज क्या करना है। कोई भी शॉर्ट शॉर्ट डायग्नोसिस नहीं देता है, तो शॉर्ट शॉर्ट डायग्नोसिस के लिए अगेन आपको क्लिनिकली कोरिलेट करना पड़ेगा या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करवानी पड़ेगी। तो व्हाट आर द टेक होम पॉइंट्स जो आपको इस लेक्चर से याद रखना है कि सीबीसी जो है वो रूटीन फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि अपन जबरदस्ती सीबीसी लिख दे रहे हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टूल जो अपने केस की डायरेक्शन को इन्फेक्शन से मैलिग्नेंसी की तरफ ले गया, ये आपको याद रखना है। वो इनिशियली अगर सीबीसी से आप पता कर पाए चीजों को तो आप जल्दी बीमारियों को पकड़ पाएंगे। और हमेशा याद रखना है कभी भी नंबरों को नहीं देखना है, हमेशा पैटर्न 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 ही देखना है। और इन पैटर्न को ही लेकर मैंने आपको नीचे बेसिक इन्वेस्टिगेशन कोर्स की लिंक दी है, आपको वो जाकर चेक करना है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, एक मरीज आपके पास आया, फीवर है, उसका टीएलसी बढ़ा हुआ है, कितना बड़ा है ये बता देता हूं मैं, 50,000 से ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैलिग्नेंसी मत सोचना, और लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं, फीवर प्लस हाई टीएलसी प्लस हाई लिम्फोसाइट। बहुत इजी सवाल है, बस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वायरल है कि बैक्टीरियल है, कमेंट योर आंसर बिलो। और ऐसे ही आपको कंटिन्यूअस क्लिनिकल केसेस और अगर चाहिए हो तो मोर केसेस ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप जितने ज्यादा मोर केसेस लिखेंगे उतनी जल्दी आपके पास केसेस और पहुंचेंगे यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।